अस्सलाम वालेकुम सामईन। मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नॉवेल सितारों की चीखें पार्ट 3। फिर कुछ देर बाद फिंगरप्रिंट सेक्शन के लोग उस कमरे में जहां संसार पब्लिसिटी ब्यूरो का दफ्तर था उंगलियों के पोशीदा निशानात तलाश कर रहे थे, और हमीद सोच रहा था कि आखिर उस लिफाफे में क्या है जो फरीदी ने मैपोल के मैनेजर से लेकर अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया था। कमरे के बाहर उनके साथ मैनेजर भी मौजूद था और उसके चेहरे पर इज़्तिराब की लहरें थीं। यहाँ इस ऑफिस में कितने आदमी काम करते थे? फरीदी ने मैनेजर से पूछा। मैंने 2 के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा, मैनेजर ने तवील सांस लेकर कहा। मैं नहीं समझ सकता कि आप उस कमरे से इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। कोई ख़ास बात नहीं, ज़मनी सी कार्रवाई है। उन लोगों ने मेरे पूरे कागजात वापस नहीं किए। अच्छा, उन दोनों के मुताल्लिक कुछ बताइए। मेरी मुराद है उनके हुलिये से। एक लड़की थी जो गालिबन स्टीनो थी, और एक मर्द भारी जिस्म का पस्ता कद आदमी, नाक भद्दी और फूली हुई थी। मोछें इतनी घनी थीं कि न सिर्फ ऊपरी होंठ बल्कि निचले होंठ का कुछ हिस्सा भी छिपकर रह गया था। नरम गुफ्तार और बेहद शाइस्ता था। लड़की भी बासलीका और शरीफ मालूम होती थी। कमरा कब से उनके कब्जे में था? यही 2-2.5 माह से। रजिस्टर देखे बगैर सही तारीख ना बता सकूंगा। हमीद ने पुश्तों में फरीदी से कहा। हुजूर वाला, कहीं उस लिफाफे में कोई आतिशगीर मादा ना हो। फरीदी चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा, और मैनेजर भी कुछ ऐसे अंदाज में हमीद को देखने लगा जैसे उसने कोई बात उसके खिलाफ कही हो। फरीदी ने फिंगरप्रिंट सेक्शन के इंचार्ज को कुछ हिदायत दी और नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। मैनेजर और हमीद उसके साथ चल रहे थे। हॉल में फरीदी ने एक खाली केबिन मुंतखब किया। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मैनेजर ने कहा। ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, फरीदी मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला। उसके चले जाने के बाद वो केबिन में आ बैठे और फरीदी ने हमीद से कहा, काउंटर से घर पर फ़ोन करो, खाना हम नहीं खाएंगे। और वापसी? घर फ़ोन करने का मतलब यही है कि वापसी ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं अपने मुताल्लिक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़रूर वापस जाऊँगा। फरीदी बेताल्लुकी से दूसरी तरफ देखने लगा। हमीद केबिन से निकलकर काउंटर पर वापस आया। थोड़ी देर बाद घर से राब्ता कायम हो सका। फ़ोन इंगेज था। दूसरी तरफ से कोई मुलाजिम बोला, डीआईजी साहब का फ़ोन था, उन्होंने कहा है जैसे ही साहब आएँ उन्हें फ़ोन कर लें। हमीद ने उसे इत्तला दी कि वो रात का खाना घर पर नहीं खाएंगे और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर कैबिन में वापस आकर डीआईजी साहब का पैगाम सुनाया। फरीदी पलके झपकाए बगैर उसे घूरे जा रहा था। खैरियत? हमीद बगले झांकता हुआ बोला। वो उस अंदाज से बाखूबी वाकिफ था। फौरन समझ गया कि उससे कोई ज़बरदस्त गलती सरजद हुई है। फरीदी कुछ कहे बगैर उठ गया। मूड बेहद ख़राब था। हमीद तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश्तगाह से टिक गया और फरीदी को केबिन से बाहर जाते देखता रहा। वो गालिबन डीआईजी को फ़ोन करने गया था। वापसी 3 या 4 मिनट बाद हुई। उसने दरवाजे पर खड़े हुए वेटर से कहा, अपना नंबर बता दो, मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। वेटर अपना नंबर बताकर चला गया। फरीदी केबिन में दाखिल हुआ। हमीद ने महसूस किया कि उसके मूड में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली वाक़या नहीं हुई। वो बैठकर कुछ देर तक फिर उसे खामोशी से घूरता रहा और यकबैक बोला, राजन बाबू को कब से जानते हो? क्या मतलब? हमीद चौंक पड़ा। मेरी बात का जवाब दो। फरीदी का लहजा सख्त था। हमीद को झुरझुरी सी आई, फिर वो भी किसी कदर झंझलाहट का शिकार हो गया। सबसे पहले मैं मालूम करूँगा कि इस सवाल का मकसद क्या है। मकसद? फरीदी तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ बोला। तुमने ठीक ही कहा था, लिफाफे में आतिशगीर मादा था। होगा, हमीद ने लापरवाही से कहा और हाथ बढ़ाकर केबिन का पर्दा हटाते हुए हॉल में देखने लगा। लेकिन राजन बाबू के नाम पर वो हकीकतन उलझन में मुब्तला हो गया था। पिछली रात के वाक़यात एक बार फिर जहन में चकराने लगे। पर्दा छोड़कर वो फरीदी की तरफ मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि उससे आंखें चार होती, सामने रखी हुई एक पोस्ट कार्ड साइज की तस्वीर ने अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करा ली। फिर तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कुर्सी में बुरकी रूह दौड़ा दी गई हो। सारा जिस्म झंझना उठा। तस्वीर राजन बाबू की ख्वाबगाह की थी। पस मंजर में वो मुसहरी पर आंखें बंद किए पड़ा था और सामने निम्मी और हमीद थे, मगर उस हाल में कि उन दोनों के चेहरे कैमरे के सामने थे। निम्मी की आंखें बंद थीं और हमीद की नीम बा। उसने फटी फटी आंखों से फरीदी की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज़ में बदिक्कत कह सका, खुदा की कसम, ये फ्रॉड है। दुनिया का माहिर तरीन आदमी भी इस तस्वीर को फ्रॉड साबित नहीं कर सकता। आप मेरी बात भी तो सुनिए। फरमाइए, फरीदी फाड़ खाने वाले लहजे में बोला।
ये तस्वीर आपको मिली कहाँ से? फरीदी जेब से लिफाफा निकालकर उसके सामने डालता हुआ बोला, मुलायजा फरमाइए, इसमें टाइप किया हुआ एक खत भी है। हमीद ने लिफाफे से खत निकाला, जिसका मफहूम ये था, तुम दोनों को आगाह किया जाता है कि इस मामले को यही ख़त्म कर दो, वरना मिट्टी पलीद हो जाएगी। तुम्हारी अगर ये तस्वीर राजन तक पहुंच गई, राजन अरसे से अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए बहाना तलाश कर रहा है, लेकिन निम्मी उसे नहीं छोड़ना चाहती। वो हमीद पर चढ़ दौड़ेगी, तुम्हारी नेकनामी भी खाक में मिल जाएगी। हमीद ने मजमून को कई बार पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा था कि फरीदी को किस तरह इससे अपनी लाइल्मी का यकीन दिला सके। बिलाखिर भर्राई ही आवाज़ में बोला, तो ये लिफाफा परसों ही मैनेजर को दिया गया था, क्यों, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? फरीदी ने तंजिया लहजे में पूछा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि परसों तक मैं राजन को नहीं जानता था। ये लिफाफा आज हमारे यहाँ पहुँचने से 1 घंटा कबल मैनेजर को दिया गया था। तब तो मामला साफ है, हमीद ने संभाला लेने की कोशिश की। तुम सचमुच मुझे इस काबिल ना रहने दोगे कि किसी को मुंह दिखा सको, फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा। हमीद के जहन पर फिर झल्लाहट तारी हो गई, गर्दन झटक कर बोला, ये तस्वीर मेरी है, आपकी नहीं। बकवास की तो थप्पड़ मार दूंगा, बताओ क्या बात है? हमीद कुछ न बोला, मेज की सतह पर नजर जमाए हुए पाइप में तंबाकू भरता रहा। क्या तुम बहरे हो गए हो? नहीं, मैं कहता हूँ आप उस पर यकीन कर लीजिए। हमीद ने तस्वीर की तरफ उंगली उठाकर कहा, अच्छी बात है, मैं बराह रास्त राजन ही से मालूम कर लूँगा। ये तस्वीर ऐसी तस्वीरों का मजमुआ नहीं है जो 3 नेगेटिव से किसी एक जगह मुंतकिल की गई हो, लेकिन अगर राजन इस मर्ज में मुब्तला होता तो उस तस्वीर के साथ मुझे इस किस्म की धमकी ना मिलती। कैसा मर्ज? मेस्कोस्कोपिया। जहन्नुम में जाए, मुझे भूख लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमत जाएगी और क्या, कोर्ट में भी देखा जाएगा। हाँ। फरीद ने केबिन का पर्दा हटाया, वेटर सामने ही था, इशारे से बुलाकर खाने की फहरिस्त लिखवाई। वेटर चला गया, दोनों ही खामोश थे। फरीदी ने तस्वीर दोबारा लिफाफे में रख दी थी और अब लिफाफा फिर उसकी जेब में था। खाना आया और खामोशी ही से ख़त्म भी हो गया। फिर कॉफ़ी आई। फरीदी ने सिगार सुलगाकर केबिन का पर्दा एक तरफ खिसका दिया और हॉल में बैठे हुए लोगों का जायज़ा लेता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ देर पहले कोई बात ही ना हुई हो। हमीद भी पाइप के हल्के हल्के कश लेता रहा, वैसे उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। खामखा बात बढ़ा बैठा था, असल वाक़या बयान कर देता, लेकिन क्या करता है, बाज़ औक़ात फरीदी का ऐसा रवैया जैसे वो कोई नासमझ बच्चा हो, उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर ही देता था। बहरहाल अब वो सोच रहा था कि किस तरह मामला बराबर किया जाए। दफतन खकार कर भर्राई ही आवाज़ में बोला, असल वाक़या ये है। ख़त्म करो, फरीदी ने हाथ हिलाकर कहा, असल वाक़या राजन ही से मालूम करूँगा। यानी आप ये तस्वीर उसे दिखाएंगे? क्यों, क्या वो भी उस मंजर का एक जुज़ू नहीं है? वो बेहोश था। बहुत अच्छे, अब नौबत बाजी जा रसीद, फरीदी तंजिया अंदाज़ों से तारीफी नज़रों से देखता हुआ बोला। पूरी बात तो सुनिए, वो खुद ही बेहोश हो गया होगा तुम्हारे इस कारनामे पर। अगर आपने उसे तस्वीर दिखा दी तो वो यही समझेगा कि, क्या समझेगा? यही कि उसे मॉर्फिया का इंजेक्शन मैंने ही दिया था। अच्छा, तो ये कारनामा किसी और ने अंजाम दिया था? मैं उसके मुताल्लिक़ और कुछ नहीं जानता। और तस्वीर के बक़िया हिस्से के बारे में क्या ख्याल है? मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता। पिछली रात अजीब चक्कर में गुजरी थी। खैर बताओ, मेरे पास ऐसे ज़राए मौजूद हैं जिनसे तुम्हारे बयान की तस्दीक हो सकेगी। हमीद ने शुरू से कहानी छेड़ दी। अजीब आलम था, दास्तान के किसी हिस्से पर झेंपता और किसी पर ताव दिखाने लगता। उसके खामोश हो जाने पर फरीदी भी कुछ देर तक चुप ही रहा, फिर बोला, ऐसी सूरत में अगर ये तस्वीर राजन के हाथ लग गई तो वो यही समझेगा कि इंजेक्शन तुम ही ने दिया होगा। अपनी बीवी के उस बयान पर हरगिज़ यकीन नहीं करेगा कि तुम उसके साथ ही रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि यह खुद राजन ही की हरकत है, हमीद मेज़ पर हाथ मार कर बोला। अगर वो अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो यह सारा सेटअप उसी का तरतीब दिया हुआ था। जिस तरह उस काम के लिए मुझे फांसा था, इसी तरह तस्वीर लेने के लिए किसी और को भी फांस लिया होगा। हो सकता है वो भी मर्दंग के साथियों में से हो। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मर्दंग ब्लैक मेलर भी है। हो सकता है राजन की कोई दुखती हुई रग उसके हाथ में हो, उसने राजन को उस ड्रामे पर मजबूर कर दिया हो। अब तो सभी कुछ हो सकता है। फरीदी तवील सांस लेकर बोला, तुमने मुझे बड़ी दुश्वारियों में डाल दिया है। खैर देखूंगा। तो आपको मेरी इस कहानी पर यकीन आ गया है? हरगिज़ नहीं। तो फिर मैं देखूंगा कि इसमें कहाँ तक सदाकत है। खैर खैर, अब उस लाश के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो जीनी ही की होगी?
इस फिक्र में मत पड़ो, तुम घर जाना चाहते थे ना, जा सकते हो। वो कॉफ़ी ख़त्म कर चुके थे। फरीदी ने इशारे से वेटर को बुलाकर बिल तलब किया। इतने में फिंगरप्रिंट सेक्शन के इंचार्ज ने इत्तला दी कि वो वहाँ अपना काम ख़त्म कर चुका है। हमीद ने मज़ीद उलझना मुनासिब न समझा। उसे तवक्को नहीं थी कि फरीदी इतनी जल्दी नरम पड़ जाएगा। बहरहाल आफियत इसी में नजर आई कि चुपचाप वहां से खिसक ही जाए। घर जाने की इजाज़त मिल ही चुकी थी। रास्ते में नजमी और उसका सेठ याद आया, लेकिन अब वो फिलहाल किसी दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उस वक्त तो पिछली रात का एडवेंचर ही सारी जिंदगी के लिए काफ़ी नज़र आ रहा था। अगर वो तस्वीर किसी तरह राजन के हाथ लग गई तो उसे शहर ही नहीं बल्कि मुल्क छोड़कर भागना पड़ेगा। वो सोच रहा था कि आखिर वो कैसी बेहोशी थी कि ऐसे हालात से गुजरने के बावजूद भी उसे किसी बात का एहसास नहीं हो सका था। क्या निम्मी भी इसी तरह बेहोश रही होगी? जहन्नुम में जाए, वो शानों को जुम्बिश देकर बड़बड़ाया। देखा जाएगा, इससे पहले भी न जाने कितनी दुश्वारियों में पड़ चुका हूँ। कार की रफ्तार तेज नहीं थी। उस उलझन से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने जहन को इधर उधर भटकने दिया। अब वो नजमी के मुतालिक सोच रहा था। उससे उसका सेठ याद आया। कितनी हसीन जिंदगी है उनकी भी, खुद कितने गलीज और मुताफन और कैसी कैसी गुल अंदामा निगहत बेस पर मुतसर्रिफ हैं। एक हम हैं, न घर के न घाट के, जो कुछ भी कर गुजरे उन्हें न कोई कुछ कहने वाला और न खुद उन्हें किसी बात का गम। एक हमें कि किसी ब्लैक मेलर की एक धमकी ही हमें मोहताज हो जाने पर मजबूर कर देती है। अब गालिबन कर्नल हार्ड स्टोन साहब इसी फिक्र में उलटा पेचा होंगे कि किसी तरह सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उधर वो सेठ नोरिंदर मिल सांप और लाठी समेत गंगा नहाता रहता है। फिर एक बैग उसका दिमाग गर्म हो गया। और ये कमबख्त आखिर उसकी हैसियत क्या है कि मुझे इस तरह बेवकूफ़ बनाकर निकल जाए? मर्दन की खाल फाड़नी ही पड़ेगी। देखना है कि उस तस्वीर ही के बलबूते पर क्या बिगाड़ लेता है। अब कार का रुख घर की तरफ नहीं था। वो सोच रहा था जिसने भी राजन को मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया था वो पहले ही से उस इमारत में मौजूद था। अगर वो अपनी बीवी से छुटकारा ही पाना चाहता है तो उसके लिए किसी गैर मारूफ आदमी को आलाकार बनाना सूदमंद साबित होता। अच्छा तो राजन बेटे, तुम भी क्या याद करोगे? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी उस बस्ती की तरफ जा रही थी जहां राजन रहता था। कंपाउंड का फाटक बंद नहीं मिला था। वो गाड़ी लेता अंदर चला गया। पोर्च में गाड़ी रोकी। बरामदे में रोशनी थी। घंटी के जवाब में खुद राजन बरामदे में आया था। हमीद ने अपने चेहरे पर दृष्टि के आसार बरकरार रखे। मैं आपसे खुद ही मिलने वाला था। निम्मी कहती है कॉफ़ी पीने के बाद उस पर भी गश्तारी हो गई थी और वो भी कुर्सी ही पर सो गई थी। क्या चक्कर है? ड्राइवर सुबह से गायब है। मेरा ख्याल है कि वो पिछली रात को भी अपने कमरे में नहीं था। उसने अपने जिन अजीज़ों के हवाले और पते दिए थे वहाँ उस नाम के लोग कभी थे ही नहीं। हमीद खामोशी से उसे घूरता रहा। ओह, अंदर चलिए, सर्दी बहुत है, आपसे बहुत सी बातें करनी है, राजन बोला। हमीद खामोशी से उसके पीछे चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय? राजन बैठता हुआ बोला। अब क्या जहन्नुम रसीद कर देने का इरादा है? हमीद गुर्राया। ओह, तो क्या आप ये समझते हैं कि उसमें हमारा हाथ था? मैं कसम खाने को तैयार हूँ। आखिर मॉर्फिया का इंजेक्शन किसने दिया था, आप ही बताइए। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं और ना मैं इसलिए आया हूँ। फिर फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? पिछली रात 1 बजे ड्यूटी पर था। गैर हाजिरी की बिना पर मुझसे जवाब तलब हो गया है। मेरा ख्याल है कि शायद मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। नहीं, राजन बाबू बौखलाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर निदामत के आसार साफ देखे जा सकते थे। जी हाँ, आपके उस ड्रामे ने मेरी मिट्टी पलीत कर दी। मैं कहता हूँ वो ड्राइवर, यकीनन वो कोई फ्रॉड था। आखिर उसके दिए हुए पते सही साबित क्यों ना हो सके? जहन्नुम में गया ड्राइवर, हमीद सोफे के हत्थे पर हाथ मार कर बोला। आप अब उस मामले को देखिए। मैं क्या बताऊँ, वो मुस्तरबाना अंदाज में बोला। चलिए, छुट्टी हुई, हमीद सर हिला कर बोला। मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ मेरी मुलाजमत जा रही है बल्कि शायद मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा भी कायम हो जाए। उफ, वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कैप्टन। वो कमबख्त ड्राइवर न जाने क्या चाहता था। अब मुझे यकीन आ गया है कि उसने आप लोगों को उस कमरे से हटाने के लिए लाइब्रेरी वाले इंस्ट्रूमेंट में रिंग किया होगा। मैं क्या करूँ? इस पर बाद में गौर कीजिएगा कि वो क्या करना चाहता था। फिलहाल मेरा मसला सामने रखिए। जो कुछ बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। अरे, बुरी तरह जलील हुआ हूँ। निम्मी को सब कुछ सच सच बता देना पड़ा।
इसी चक्कर में कि पता नहीं बाद में क्या हो। कैसी जिल्लत नसीब हुई है, कैसी जिल्लत नसीब हुई है। वो अलग सुबह से मुंह फुलाए हुए है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्रीमती जी का तहरीरी बयान, लेकिन अब दास्तान के उस हिस्से को उड़ा ही देना पड़ेगा कि किसी ने आपको मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया था। अपने बयान में आप यही लिखेंगे कि आप किसी वजह से अपनी कार में बेहोश हो गए थे और मैंने आपको घर तक पहुंचाया था। आपकी श्रीमती जी अपने बयान में लिखेंगे कि मुझे पिछली रात से पहले नहीं जानती थी और ये कि जब मैंने आपको घर पहुंचाया तो वो समझी कि शायद आप ज़्यादा पीकर बेहोश हो गए थे और मैं आपका कोई दोस्त हूँ जो आपको घर लाया हूँ। फिर मैंने उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपना कार्ड दिखाया। फ़ोन पर किसी नामालूम आदमी की गालियों का तस्करा ज़रूर होना चाहिए और ये भी कि उसकी वजह से सब लोगों को थोड़ी देर के लिए आपके कमरे से भी चला जाना पड़ा था। फिर आपकी चीख सुनकर सब उसी कमरे में आए थे और ठीक उसी वक्त डॉक्टर भी आ गया था और उसने बाजू में किसी ताज़ा इंजेक्शन के निशान का तस्करा किया था और मॉर्फिया का नाम भी लिया था। फिर वो लिखेंगी कि उसके बाद उन्होंने मुझे कॉफ़ी पीने पर मजबूर किया था और फिर सबने कॉफ़ी पी थी और उसके बाद इतनी गहरी नींद आई थी कि वो कुर्सी ही पर सो गई थी। इस बयान से क्या होगा, राजन ने पूछा। मैं अपनी बचत के सिलसिले में पेश कर सकूंगा कि कॉफ़ी में कोई नशा आवर चीज़ थी। तो फिर इस तरह तो हम लोग मुजरिम गर्दाने जाएंगे। ड्राइवर के लिए आपने क्या किया, हमीद ने झुंझलाकर पूछा। हल्के के थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस बयान समेत कि उसके दिए हुए हवाले गलत साबित हुए हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए था। आपने अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब आप कह सकेंगे कि कॉफ़ी को नशा आवर बनाने में उसी का हाथ था। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, मगर मकसद हमीद तवील सांस लेकर बोला, इससे बड़ा मकसद और क्या होगा कि बाद बहुत अहम सरकारी कागजात मेरी जेब से निकल गए। मेरे खुदा, राजन फिर बौखला कर खड़ा हो गया। बैठिए बैठिए, मैं आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। निम्मी ने मुलाजमों को भी कॉफ़ी पीने को कहा था, उन्होंने भी पी थी और मुख्तलिफ जगहों पर सो गए थे। चौकीदार फाटक के करीब सोता हुआ मिला था। कॉफ़ी बनाई किसने थी? पानी शायद खुद निम्मी ने रखा था और फिर यहाँ से एक मुलाजिम को भेजा था कि वो कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले आए। बहुत आसानी से कोई नशा आवर चीज़ मिलाई जा सकती है अगर पानी रखने के बाद कुछ देर तक किचन खाली रहा था। बिल्कुल रहा था जनाब। आखिर ये ड्राइवर चाहता क्या था? घर की कोई कीमती चीज़ भी गायब नहीं हुई। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मेरी जेब से निकल जाने वाले कागजात कितने अहम थे। अब क्या होगा? अगर आपने मेरे कहने के मुताबिक श्रीमती जी का और अपना बयान दे दिया तो शायद मेरी बचत की कोई सूरत निकल आए, वरना नहीं। राजन ने मुखलिसाना अंदाज में उसे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। कुछ देर बाद हमीद की गाड़ी फिर राजन की कोठी की कंपाउंड से बाहर निकल रही थी और वो खासा मगन था। अपनी मर्जी के मुताबिक दोनों से बयानात लिखवाए थे और उन पर उनके दस्तखत लिए थे। सोच रहा था कि अब अगर कोई बात सामने आई तो वो अपने बचाव के लिए भी कुछ कर सकेगा। और फरीदी साहब ने फरमाया था कि तुम घर जा सकते हो। गोया हम इतने बुद्धू हैं कि वाकई घर जाकर आराम ही फरमाते। लेकिन ये ड्राइवर कौन था? उसके कद्दो जसामत के मुताल्लिक राजन ने जो कुछ भी बताया था वो मर्दंग पर पूरा उतरता था। रही दाढ़ी तो जाहिर है कि वो मेकअप के बगैर खुले बंदों फिर ही नहीं सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यहाँ राजन के घर क्या कर रहा था। उसकी मुलाजमत बहैसियत ड्राइवर उस दिन से पहले शुरू नहीं हुई थी जब मर्दंग उन्हें जुल देकर निकल गया था। राजन के बयान के मुताबिक वो उस दिन से ठीक 1 माह बाद उसके यहाँ रखा गया था। खुद को मशरक़ी सूबे का बाशिंदा जाहिर किया था और उस पर आमादा हो गया था कि दिन रात कोठी ही में रहेगा। हवाले के लिए अपने बाज़ आज़ा के नाम और पते भी लिखवाए थे जो उसके बयान के मुताबिक उसी शहर में मुकीम थे। बाद में ये सारे हवाले गलत साबित हुए। अगर वो मर्दंग ही था तो उसने बैग वक्त पब्लिसिटी का एक इदारा भी कायम कर रखा था, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता। दफ्तर की देखभाल जीनी करती रही होगी। जीने का ख्याल आते ही उसे वो लाश याद आई और वो जीने के लिए मगबूम हो गया। कितनी अच्छी लड़की थी, उससे मिलकर सिर्फ हमदर्दी ही का जज्बा उभरता था और उस बेचारी को उस नाहिंजार से हमदर्दी थी। एक बार छुटकारा पा जाने के बाद फिर उसी के जाल में जा फंसी और बिलाखिर उसी के हाथों ऐसे अंजाम को पहुंची। मर्दन यकीनन पागल है, दरिंदा है। उसने लड़की को किस तरह काटा और भमोड़ा होगा, किस बुरी तरह वो बिलबिलाई होगी। मगर नहीं, पहले गर्दन काटती होगी, फिर चेहरे को नाकाबिले शिनाख्त बनाने के लिए अपने दांतों से नोचा होगा। एक ठंडी सी लहर रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और वो चौंक पड़ा।
आखिर ये गाड़ी की रफ्तार कम क्यों हो गई? उसने एक्सीलेटर पर दबाव डाला और इंजन रफ्तार बढ़ाने के बजाय एक बेहंगम सी आवाज के साथ बंद हो गया। उसने उसे दोबारा स्टार्ट करना चाहा, लेकिन इंजन में जुम्बिश तक न हुई। झल्लाकर नीचे उतर आया और आगे जाकर बोनट उठा ही रहा था कि सर पर किसी वजनी चीज की चोट पड़ी। सारा वजूद झंझना उठा और उसी झंझनाहट के साथ ही ये एहसास भी जहन में चकरा कर रह गया कि उसकी गाड़ी एक वीरान और नीम तारीख सड़क पर धोखा दे गई थी। अंधेरा और गहरा हो गया। दोबारा आंख खुली तो सर की शदीद तरीन तकलीफ के अलावा और किसी किस्म का एहसास बाकी नहीं रहा था। आंखें फौरन खुली और फिर बंद हो गईं। अजीब तरह की चकाचौंध थी जिसकी मुतहम्मिल ना हो सकी। निचला होंठ दांतों में दबाकर उसने कराहना चाहा, लेकिन आवाज ना निकली। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई होले होले सर सहला रहा हो। उसके बाद ही एक खनकता हुआ सा कहकहा सुनाई दिया। बड़ी प्यारी और भरपूर आवाज थी। उस तकलीफ के आलम में भी हमीद का दिल बाग बाग हो गया और आंखें खोले बगैर ही उसने वो हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया जो उसका सर सहलाता रहा था। कब्र के किनारे हो डार्लिंग, फिर उसी लहजे कहकहे समेत निस्वानी आवाज सुनाई दी और उसने बौखलाकर आंखें खोल दी, क्योंकि इस बार वो उस आवाज को बखूबी पहचान सका था। ये नजमी थी जो एक कोहनी तकिए पर टेके उस पर झुकी हुई थी। तुम यानी कि तुम? हाँ हाँ मैं। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्या निम्मी राजन मुझसे ज्यादा हसीन है? हमीद ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने सीने पर हाथ रखकर उठने से बाज रखा। लेटे रहो, तुम्हारा सर फट गया है, उसने कहा। और तुम इस साजिश में शरीक हो? क्यों? साजिश? कैसी साजिश? तुमने मेरे साथ चलने का वादा किया था, उसकी बजाय तुम निम्मी राजन के पास चले गए। मैंने कहा अच्छा अब कुछ दिन मेरे साथ भी गुजारो, तो तुमने मेरा सर फाड़ दिया था। मैंने तो नहीं, सर फाड़ने वाला कोई और था, और मैं तो तुम्हें बहुत एहतियात से यहाँ उठा लाई थी। मेरी गाड़ी में किसने गड़बड़ की थी? मैंने टंकी में शक्कर डाल दी थी। आखिर क्यों? तुमसे बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है जिसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। भुगत चुकी हूँ। डिग्गी में बंद होकर इतनी दूर सफर करना मेरे ख्याल से दायमुल हवस से बदतर है। अच्छा अच्छा देखूंगा। हमीद इस बार उठ ही बैठा। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई। बड़ी शानदार ख्वाबगाह थी। अजीब सी खुशबू फिजा में रची हुई थी। उसने नजमी की तरफ देखा। इस माहौल में कयामत ही लग रही। मैं बाहर जाऊंगा, हमीद ने लहजे में दोस्ती पैदा करके कहा। दरवाज़ा खुल सका तो जरूर जाओगे। मैं दरवाज़ा तोड़ भी सकता हूँ। अगर जख्म से दोबारा खून बहने लगे तो जिम्मेदारी किस पर होगी? वो उसे घूरता रहा और नजमी इठलाकर बोली, वाकई बहुत चालाक ऑफिसर हो। अब हमीद ने महसूस किया कि उसके जिस्म पर वो लिबास भी नहीं है जो उसने पहन रखा था। उसके बजाय रेशमी स्लीपिंग सूट में नजर आया। उसे वो कागजात याद आए जो राजन की कोठी में तैयार किए थे। मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। मैं क्या जानूं? मेरा लिबास किसने तब्दील किया था? ये भी नहीं जानती? फिर तुम क्या जानती हो? यही कि अब मैं सेट की अगली पिक्चर में हीरोइन बन सकूंगी। क्या मतलब? जवाब देने से कबल नजमी ने इस तरह चारों तरफ देखा जैसे ये ना चाहती है कि कोई उनकी गुफ्तगू सुन लेगा। सुनो, उस वक्त मैं खुद को बिल्कुल उल्लू महसूस कर रही हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या कर बैठी हूँ। आज सुबह स्टूडियो में मैंने ही तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। तुम गालिबन समझे होगे कि तुमने मिल बैठने में पहल की थी। मैं लिफ्ट ना देती तो ये नामुमकिन हो जाता। हमारा सेठ बज़ाहिर बुद्धू नजर आता है, लेकिन है बड़ा सितम ज़रीफ। उसी ने मुझे भेजा था कि उस पुलिस ऑफिसर पर डोरे डालो, उसे उल्लू बनाकर जश्न मनाएंगे। दूसरी बार तुम खुद हमारे ऑफिस में आ पहुंचे और उसने तुम्हें मद्दू भी कर दिया। मैं समझी थी कि तुम जरूर आओगे मेरे पास, लेकिन तुम्हारे बजाय सेठ पहुंचा और उसने मुझे बताया कि तुम निम्मी राजन के पास गए हो। वो मुझे साथ लेकर राजन की कोठी में पहुंचा। पता नहीं किन रास्तों से ले गया कि राजन के किसी मुलाजिम से भी मुठभेड़ ना हुई। उसी ने कहा था कि टंकी में शक्कर डाल दो, खुद डिग्गी में छुप जाओ। तुम अपनी डिग्गी मुकफल क्यों नहीं रखते? बड़ी आसानी हो गई थी, लेकिन जब उसके किसी आदमी ने तुम्हारा सर फाड़ दिया तो मुझे तशवीश हुई। क्या तुम मुझे बता सकोगे कि ऐसा क्यों हुआ है? ये फिर बताऊंगा। तुम बताओ कि वो पिछली रात कहाँ था? पता नहीं, स्टूडियो में तो नहीं था। आज सुबह ही सुबह पहुंच गया। वैसे वो स्टूडियो बहुत कम आता है, प्रोडक्शन इंचार्ज ही सारा काम संभालता है। हमीद ने तवील सांस ली। अब उसे एक बार फिर उसके सेठ का हुलिया याद आया। जसामत और कद के एतबार से मर्दंग से मुख्तलिफ नहीं था। रही चेहरे की बनावट तो उसे कोई भी मशाक मेकअप करने वाला दूसरी शक्ल दे सकता था, और मर्दंग तो था ही मेकअप का माहिर। लेकिन हम हैं कहाँ? हमीद ने नजमी की आंखों में देखते हुए पूछा। यकीन करो मैं नहीं जानती। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम मुझे शुरू ही से उल्लू समझती रही हो।
यकीनन समझती अगर तुम्हारी शोहरत पहले ना सुन चुकी होती। देखो मैं झूठ नहीं कह रही, तुम्हें बेहोश कर देने के बाद एक दूसरी गाड़ी में डाल दिया गया था। मुझे भी मुझे भी उसी पर बैठने को कहा गया था, लेकिन तुम्हारा हश्र देख लेने के बाद मैं उसे महज तफरीह समझ लेने पर तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त वो मेरी तरफ झपटा जिसने तुम्हारे सर पर ज़र्ब लगाई थी और मेरा गला घोंटने लगा। मैं गालिबन बेहोश हो गई थी। होश में आई तो तुम यहाँ मेरे बराबर लेटे थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। आवाज़ें दी, शोर मचाया, मगर सब बेसूद। फिर तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करने लगी। क्या ये तुम्हारे सेठ ही की हरकत हो सकती है? शक्कर तो टंकी में उसी ने डलवाई थी। उसका नाम क्या है? हजारी सेठ कहलाता है, उसने कहा और खामोश होकर इधर उधर देखने लगी। फिर एक दरवाजे की तरफ बढ़ती ही बोली, ये बाथरूम है शायद, मैं अभी आई। कबल इसके कि हमीद कुछ कहता वो हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल चुकी थी। फिर दरवाज़ा बंद भी हो गया और दूसरे ही लम्हे में हमीद ने एक घुटी घुटी सी चीख सुनी। वो दरवाजे की तरफ झपटा, हैंडल पर जोर आजमाई करता रहा, लेकिन उसने जुम्बिश तक ना की। कभी दरवाज़ा पीटता और कभी नजमी को आवाज़ें देने लगता। तेज किस्म की रोशनी का एहसास ही था जिसने जहन को झंझोड़ कर आंखें खोलने पर मजबूर किया था। सूरज आंखों के सामने था, आंखें तिलमिला गईं और वो उठ बैठी। रात ख्वाबगाह की मशरक़ी खिड़की गालबन खुली रह गई थी। अच्छी खासी धूप मुसहरी पर फैली नजर आई, लेकिन वो उछल पड़ी और बौखला कर चारों तरफ देखा। ये उसकी अपनी ख्वाबगाह थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंची, कौन लाया? वो याददाश्त पर जोर देने लगी। ठीक उसी वक्त किसी ने बाहर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। वो झुंझलाकर निशिस्त के कमरे में आई, बाहर का दरवाज़ा खोला और ठिठक कर रह गई। सेठ तुम? उसके लहजे में हैरत थी। हजारी सेठ सामने खड़ा बिसोर रहा था। ये क्या कर दिया तुमने नजमी बाई? वो भल्लाई ही आवाज़ में बोला। मैंने क्या किया है या तुमने? वो झल्ला कर चीखी। अरे बाबा धीरे बोलो, वो खौफजदा आवाज़ में कहता हुआ अंदर चला आया। वो पुलिस ऑफिसर है समझे? नजमी आंखें निकाल कर बोली। वो तो ठीक है, मगर तुमने उसका क्या किया? मैं जब वहां पहुंचा तो गाड़ी खाली खड़ी थी, ना तुम डिग्गी में मिली और ना वो गाड़ी में। क्या बक रहे हो? तुम्हारे किसी आदमी ने उसको सर फाड़ दिया था और मेरा गला घोंटकर मुझे भी बेहोश कर दिया था। जब होश में आई तो देखा कि मैं उसके साथ एक कमरे में बंद हूँ। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो भी बेहोश था। होश में आया तो मुझ पर बरसने लगा। फिर मैं बाथरूम में गई और वहाँ किसी ने फिर मेरी गर्दन पकड़ ली। अब होश आया है तो फिर खुद को अपने ही फ्लैट में पा रही हूँ। बताओ ये सब क्या है? हरे राम हरे! हजारी सेठ दोनों हाथों से पेट पकड़ कर रहा है। मैं क्या जानूं ये सब क्या है? मैंने तो जरा सी मस्खरी करनी चाहिए थी। पता नहीं कौन क्या कर गया। तुम नहीं, तुम भी मस्खरी कर रही हो। अरे सेठ होश में आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुमने ज्यादा परेशान किया तो सीधी पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, समझे? अरे नहीं नजमी बाई, ऐसी कठोर ना बनो। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को बिल्कुल पता नहीं कि क्या हुआ। तुमने मुझसे वो हरकत क्यों कराई थी? बस मैंने कहा जरा दिल लगी रहेगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो निम्मी राजन के पास गया है? मेरे को उसका नौकर बोला था। राजन बाबू हमारा दोस्त है, मैं उससे मिलने के लिए वास्ते गया था। नौकर बोला कप्तान हमीद साहब इधर आया हुआ है। बस मेरे को मस्करी सूझ गई। और बाबा तुम मेरे को वो मकान बताओ जहाँ तुम्हें ले गए थे, मैं खुद पुलिस में खबर कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि वो मकान कहाँ है, बाहर से नहीं देखा था। हरे राम रे! उसने फिर पेट पकड़ लिया। अब बताओ क्या होगा? धरी रह गई सारी मस्करी? निम्मी नजमी आंखें निकाल कर बोली। हजारी सेठ इस तरह हाँफ रहा था जैसे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा हो। नजमी उसे घूरती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, सचमुच बताओ क्या किस्सा है, वरना भागे रास्ता ना मिलेगा। उसका चीफ कर्नल फरीदी बड़ा खतरनाक आदमी है। हाय राम, क्या करूं? अच्छा तुम जाओ कर्नल फरीदी के पास। मैं क्यों जाऊं? फिर वो तो फांसी दे देगा। मैं कुछ नहीं जानती, अपने सर इल्जाम ना लूंगी। या तुम मुझे कैप्टन हमीद का पता बताओ या फिर मेरे साथ सीधे कर्नल फरीदी के पास चलो। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मेरे को ना ले जाओ। अगर सिर्फ मैं गई और बाद में तुम सिरे ही से मुकर गए तो? नहीं बाबा, नहीं मुकरेगा, कहो तो लिख कर दे दें। नजमी उसकी आंखों में देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है, तुम मुझे तहरीर दे दो कि तुमने मुझे उस काम पर आमादा किया था, लेकिन तुम नहीं जानते कि कैप्टन हमीद को कौन ले गया। लाओ कागज लिख दूं। नजमी ने उसे अपना एक राइटिंग पैड दिया और वो उस पर कुछ लिखने लगा। कर्नल फरीदी ने एक बार फिर उसे सर से पांव तक देखा। वो आंखें नीचे किए बैठी थी। तो तुमने खुद ही कैप्टन हमीद को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था? उसने पूछा। जी हाँ, लेकिन क्यों? अभी बता चुकी हूँ कि हजारी सेठ ने मुझे उस पर आमादा किया था। वो क्या चाहता था?
मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि थोड़ी दिल लगी रहेगी, और साथ ही ये भी कहा था कि अगर तुम किसी पुलिस वाले को उल्लू बनाकर दिखाओ तब मैं समझूंगा कि बेहतरीन अदाकारा हो, फिर अगली फिल्म में हीरोइन का चांस भी हासिल कर सकोगी। खूब, फरीदी सर हिलाकर बोला। लेकिन कल जिन लोगों के बयानात लिए गए थे उनमें किसी हजारी सेठ का नाम नहीं है। उस पर नजर ना पड़ी होगी आप लोगों की? पिछली रात वो स्टूडियो ही में था। जी नहीं, सुबह आया था। तो तुम्हें यकीन है कि वो उसी की हरकत होगी? इतना चालाक नहीं मालूम होता। फिर इसका मकसद क्या हो सकता है? उससे क्या फायदा पहुंचेगा? कौन सी फिल्म बना रहा है? फिल्म का नाम सितारों की चीखें है। बड़ा अजीब नाम है। साइंस फिक्शन? जी नहीं, साइंस फिक्शन नहीं है, ये फिल्मी सितारों से मुताल्लिक एक जासूसी कहानी है। लेकिन तुम मुझे क्या बताने आई हो? मम, मैंने सब कुछ तो बता दिया है। सबसे अहम बात अभी तक नहीं मालूम कर सका। वो कुछ ना बोली। फरीदी चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं नहीं जानता था कि उस मामले में तुम मुलव्विस हो। फिर तुम खुद ही मुझे क्यों इत्तला देने चली आई? मजाक की हद तक दूसरी बात है जनाब, लेकिन अब मैं नहीं समझ सकती कि कौन सी फर्द जुर्म मुझ पर आयद होगी। और फिर सेठ ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि मैं जिस हद तक उस मामले में मुलव्विस रही हूँ उसका इजहार कर दूँ। तुम्हारा सेठ इस वक्त कहाँ मिलेगा ये बताना दुश्वार है। अलबत्ता मैं उसकी रिहाइश का पता बता सकूंगी। नजमी ने अपना पर्स खोलते हुए कहा और एक विजिटिंग कार्ड निकालकर फरीदी की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है। फरीदी ने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई। अर्दली अंदर आया और उसने कहा, सार्जेंट रमेश को भेज दो। रमेश के आने तक खामोशी रही थी। वैसे ऐसा मालूम होता रहा था जैसे नजमी कुछ और भी कहना चाहती हूँ, लेकिन फरीदी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। देखो, इन्हें लेके जाओ और उंगलियों के निशानात ले लो, उसने रमेश से कहा, और नजमी से बोला, अगर ज़रूरत समझी गई तो तुमसे मज़ीद पूछ-गूछ की जाएगी। नजमी रमेश के साथ चली गई। फरीदी ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर किसी को मुखातिब किया और बोला, रिपोर्ट। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राजन बाबू के ड्राइवर के क्वार्टर से उठाए गए बाज़ निशानात मैपोल होटल वाले निशानात से मुताबिकत रखते हैं, और ये निशानात मर्दंग की उंगलियों के निशानात के अलावा और किसी के नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, रमेश एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स ले रहा है। उन्हें कैप्टन हमीद की कार से लिए गए फिंगरप्रिंट से टैली करना है। वेरी वेल सर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला मुनक़ता हो गया। रिसीवर रखकर फरीदी उठा, कोट पहना और फ्लैट हैट पेशानी पर संभालता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। आज तीसरा दिन था। कैप्टन हमीद ने वहां से निकल भागने की कोशिश में खासा वक्त ज़ाया किया था, लेकिन अभी तक कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। बहुत बड़ी इमारत थी और आहिनी दरवाजों ने उसे गोया चूहेदान की शक्ल दे दी थी। वैसे वो पूरी इमारत में घूमता फिरता था, किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। दिन में कई बार कॉफ़ी तलब करता। प्रिंस हैंडी का तंबाकू भी उसकी फरमाइश पर वाफिर मिकदार में मुहैया कर दिया गया था। उस वक्त पाइप दांतों में दबाए आराम कुर्सी पर नीम दराज दोपहर के खाने का मुंतजिर था। दफतन किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और खाने की ट्राली दिखाई दी, लेकिन ट्राली धकेलने वाली पर नजर पड़ते ही वो उछल पड़ा और वो भी सिमट कर रह गई। ये आशा थी जिसके जिस्म पर चिथड़े झूल रहे थे। इतना शकिस्ता लिबास था कि अपनी बहनगी को छुपाने के लिए उसे सिमट जाना पड़ा था। अचानक वो चीख चीख कर रोने लगी। हमीद बेहिस्सो हरकत खड़ा उसे देखता रहा। आखिर मुसहरी की तरफ बढ़ा और चादर खींचकर उसके ऊपर फेंकता हुआ बोला, इसे लपेट लो और खामोश हो जाओ। कुछ देर बाद वो फर्श पर खामोश बैठी खिला में घूरे जा रही थी। बिस्तर की चादर उससे गिर्द लिपटी हुई थी। कुर्सी पर बैठो, हमीद ने नरम लहजे में कहा, और वो ऐसे अंदाज में हमीद की तरफ देखने लगी जैसे उसकी बात समझ में न आई हो। कुर्सी पर बैठो। इस बार हमीद ने कुर्सी की तरफ इशारा भी किया। नहीं, वो खौफजदा आवाज में बोली, अगर उसने देख लिया तो चाबक से मारेगा। किसने देख लिया? मर्दंग ने। क्यों मारेगा? आहिस्ता बोलो। वो होठों पर उंगली रखकर बोली, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा क्या हाल है? हमीद ने हैरत से कहा, वो तो तुमसे उस दर्जा मोहब्बत करता था। बकवास है। यकबैग आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। किसी जख्मी शेरनी की तरह उर्राई। दरिंदा है, मुझसे एक लड़की की खिदमत ले रहा है। मैं रात रात भर उस लड़की के पैर दबाती हूँ, लौंडियों से बदतर हूँ। अगर इनकार करती हूँ तो चमड़े के चाबक से मारता है। लड़कियों का झूठा खाना मुझे मिलता है, नहीं खाती तो मार पड़ती है। लड़की कौन है? वो बेचारी तो बहुत शरीफ है, मेरे लिए रोती है, अक्सर रात गए मुझे अपने साथ ही सुला लेती है। वो भी मर्दंग से नफरत करती है, लेकिन उससे डरती भी बहुत है, अपनी नफरत जाहिर नहीं होने देती। इस वक्त कहाँ है? यही है। पिछली रात वो हम दोनों को यहाँ लाया है। उठो, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
आशा वैसे ही चादर लिपेटे खड़ी हो गई और उसे इमारत के एक दूर अफ्तादा कमरे तक लाई। जीनी, हमीद तहैया ज़दा सी आवाज़ में चीखा और कमरे में बैठी हुई लड़की भी उछल पड़ी। वो बुरी तरह कांप रही थी। मम, मैं कुछ नहीं जानती कैप्टन, मैं बेकसूर हूँ, आप आशा देवी से पूछ लीजिए। ठीक है, हमीद सर हिलाकर बोला, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। वैसे मैं तो यही समझा था कि स्टूडियो के पार्क में पाई जाने वाली लाश तुम्हारी ही होगी, जिससे पहले आशा की लाश समझा गया था। फिर कुछ देर बाद हमीद आशा की कहानी सुन रहा था। यकीन करो कैप्टन, मुझे इत्तला मिली थी कि डायरेक्टर ने स्टूडियो में तलब किया है। इत्तला फ़ोन पर मिली थी, लेकिन तुमने अपनी नानी को उसके मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था। उस वक्त ये कोई ऐसी अहम बात नहीं थी कि उसकी वजाहत करने बैठती। स्टूडियो पहुंचकर जब ये मालूम हुआ कि किसी ने गलत इत्तला दी थी, तो मैंने उसी वक्त वापसी मुनासिब न समझी। नानी पूछती ही रह गई, लेकिन मैंने वजह भी न बताई। उसकी छानबीन की आदत मुझे हमेशा गुस्सा दिला देती है और मुझे जिद सी हो जाती है कि उस वक्त तक उससे कोई ढंग की बात ना करूं। बहरहाल हम दोनों मेकअप रूम में लेट गई थी। नानी जल्दी सो गई। उस वक्त वहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं बरामदे में आई। मेरे बॉडीगार्ड भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इतने में मैंने एक एक्स्ट्रा लड़की लतीका को उकबी पार्क की तरफ जाते देखा। उसके बाद ही कैमरामैन भी नजर आया जो उसी तरफ जा रहा था। तजस्सुस का खप्त मुझ पर इस बुरी तरह हावी हुआ कि मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। उन्हें झाड़ियों की ओट में होते देखा। मैं भी उधर ही लपकी। बस मेरा दिमाग जैसे माउफ होकर रह गया था। अब सोचती हूँ तो अपनी इस हिमाकत पर गुस्सा आता है। आखिर मुझे क्या हो गया था। बहरहाल जैसे ही झाड़ियों के करीब पहुंची, किसी ने पीछे से हमला किया। मुंह दबा का झटका जो दिया तो मैं चारों खाने चित जमीन पर थी। हमला आवर की सूरत देखने का मौका भी ना मिल सका। वो मेरा गला घोंट रहा था। फिर कुछ भी याद नहीं, मैं बेहोश हो गई थी। हमीद ने उसे बताया कि वहाँ एक लाश मिली थी जिसके जिस्म पर उसी के कपड़े थे और चेहरा बिगाड़ दिया गया था। फिर सुबह को जख्मी कैमरामैन भी स्टूडियो में आकर मर गया था। वो लतीका ही होगी, आशा कांपती हुई आवाज में बोली। मेरा ही जैसा कद था, जिस्म भी ऐसा ही रखती थी, रंगत भी मेरी ही जैसी थी। यकीनन लोग धोखा खा गए होंगे। मेरा ख्याल था कि वो तुम्हारी लाश होगी, हमीद ने चीनी से कहा। वो कुछ न बोली। बरसों की बीमार मालूम होती थी। दफतन उन्होंने एक चीख सुनी और बेसाख्ता दरवाजे की तरफ मुड़े। दरवाजे के सामने आशा की नानी खड़ी थी और गालिबन आशा ही को देखकर चीखी थी। उसके पीछे हमीद को वो औरत भी नजर आई जो लाश की कार्रवाई शिनाख्त के वक्त आशा की नानी के साथ थी। आशा नानी की तरफ झपटी। बौखलाहट में उसके जिस्म से चादर भी गिर गई थी। अब दोनों एक दूसरे से चिपटी हुई बुरी तरह रो रही थी। दूसरी औरत को हमीद अलहदा ले जाकर उससे पूछने लगा कि वो कैसे पहुंची। कबल इसके कि वो कुछ कहती, एक भारी भरकम और गुंजीला कहकहा सुनाई दिया। हमीद चौंक कर मुड़ा। एक कमरे की सलाखोदार खिड़की के पीछे मर्दंग मसकाना अंदाज में दांत निकाले खड़ा था। हमीद उस कमरे के दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन वो बंद था और वो उस पर जोर सिर्फ करने लगा। मर्दंग की आवाज़ फिर सुनाई दी जो कह रहा था, ख्वामखा झक मार रहे हो बरखुरदार, सामने आओ। हमीद झल्लाहट में फिर खिड़की की तरफ पलट पड़ा। बाहर निकलो अगर मर्दानगी है कुछ तुम में, उसने उसे ललकारा। नहीं सरकार, मर्दंग ने हाथ जोड़कर दांत निकाल दिए। मैं ना मर्द ही भला हाथापाई की कुव्वत नहीं रखता। अलबत्ता जहनी लड़ाई मेरा पसंदीदा मशगला है। अब तुम्हारे गुरु कर्नल फरीदी का मुंतजिर हूँ। वो भी तुम्हारी ही तरह आ फंसेगा और फिर इसकी एक ऐसी ही तस्वीर आशा के साथ ली जाएगी जैसी तुम्हारी निम्मी के साथ ली गई थी। फिर मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा और ये दोनों तस्वीरें तुम्हारे महकमे को भिजवा दी जाएंगी। बूढ़ी औरत जो हमीद के साथ थी पागलों की तरह चीखने लगी और दूसरे कमरे से सारी औरतें बाहर निकल आईं। मर्दंग पर नजर पड़ते ही आशा की नानी किलकिला किलकिला कर कोसने लगी। नानी डार्लिंग, तुम्हें तो अब सचमुच मर ही जाना चाहिए। फिक्र ना करो, बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमियों के साथ दफन करूंगा। जरा करीब आओ, तुम्हें तुम्हारी आखिरी आरामगाह भी दिखा दूं। हमीद खिड़की के करीब ही खड़ा था, लेकिन कोशिश के बावजूद भी उसका हाथ मर्दंग की गर्दन तक ना पहुंच सका, क्योंकि खिड़की की सलाखों का दरमियानी फासला बहुत कम था। मर्दंग मुड़कर टीन के एक बहुत बड़े संदूक की तरफ इशारा किया। बिलाशुबा ये इतना ही बड़ा था कि 4 लाशें बआसानी समा जाती। हमीद थोड़ी देर बाद गुर्राया, तो तुम हमें मार डालोगे? सिर्फ तुम दोनों की वजह से 2 बूढ़ी औरतें भी मर जाएंगी, ताकि आशा की कहानी हमेशा के लिए दफन हो जाए। वो आशा ही की लाश समझ ली जाएगी और फिर जब फरीदी गायब हो जाएगा तो उसकी और आशा की तस्वीर क्या गुल खिलाएगी तुम्हारे महकमे में। बोलो, जवाब दो। हमीद सोच में पड़ गया। अगर वो अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गया तो किस हद तक गलतफहमियां पैदा हो सकेंगी।
खुद उसके मुतालिक तो सभी जानते थे कि रंगीन मिजाज आदमी है, और फरीदी के बारे में उसके साथी अक्सर कहा करते थे कि कहीं उसका तजर्रुद उसे किसी दिन जिनसी जुनून तक न ले जाए। अगर उसके मुतालिक कोई इस किस्म की तस्वीर उसके ऑफिसरों तक जा पहुंची तो वो यही समझेंगे कि आशा फरीदी ही के जुनून का शिकार हुई होगी। एक ठंडी सी लहर उसके सर से पैर तक दौड़ गई। क्या उस कमाल का ज़वाल इसी सूरत में रूनुमा होगा कि एक हकीर सा फिल्मी मस्खरा उनकी लाशों पर कहकहे लगा रहा होगा? ओह खुदाया, ऐसा इबरतनाक अंजाम। दफतन मर्दंग फिर बोला, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। जिस दिन आशा को उड़ा ले जाने का प्लान तैयार किया था, उसी दिन न जाने क्यों कितने रास्ते मेरे लिए खुल गए। तुम इत्तेफाकन निम्मी राजन के यहाँ जा पहुंचे, जहाँ मैं पहले ही से ड्राइवर के भेस में मौजूद था। मैंने कहा चलते चलाते तुम्हें ब्लैकमेल करने का मवाद भी फराहम कर ही लूँ। कॉफ़ी में नशा आवर दवा मिलाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीर तो तुम देख ही चुके हो। फ़ोन पर मैंने ही निम्मी राजन को गालियाँ दी थी ताकि तुम सब दूसरे कमरे में चले जाओ और मैं राजन को इंजेक्शन देकर उसकी बेहोशी की मुद्दत बढ़ा सकूं। वहां से फुर्सत पाकर आशा के लिए निकल खड़ा हुआ। मैंने ही उसे फ़ोन पर शूटिंग की इत्तला दी थी। यकीन था स्टूडियो से उसे उठा ले जाने में कामयाब हो जाऊंगा। वहाँ दूसरा ही खेल नजर आया। गालिबन आशा तुम्हें उसके बारे में बता चुकी होगी। वो झाड़ियों के अंदर झांक ही रही थी कि मैंने बाआहिस्तगी उस पर काबू पा लिया। फिर उस वक्त यह स्कीम भी जहन में कुलबुलाई कि क्यों ना आशा को मुर्दा ही बावर कराया जाए। इस तरह मैं सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकूंगा। मुझे इल्म था कि तुम्हारा महकमा मेरे सरहद पार कर जाने पर यकीन कर चुका है। बहरहाल मैंने आशा को बेहोश कर देने के बाद लतीका और उस कैमरामैन पर भी कातलाना हमले किए। अपनी दानिश में तो कैमरामैन को ख़त्म ही कर चुका था, इसलिए निहायत इत्मीनान से लतीका का चेहरा बिगाड़ा। उस सिलसिले में अपने दांत भी इस्तेमाल करने पड़े। ये इसलिए और भी क्या कि वो किसी अजियत पसंद जिनसी जुनूनी की हरकत मालूम हो। बहरहाल अब आशा यहाँ है और सारी ज़िंदगी अपने गुरूर की सज़ा भुगतती रहेगी। जीनी की ज़रा खरीद कनीज़ों की तरह ज़िंदगी बसर करेगी, और जीनी रहमदिल जीनी जिसे अपने बदबूदार बॉस से हमदर्दी थी, ज़िंदगी और ऐश करेगी। नहीं बॉस, दफतन जीनी मुर्दा थी आवाज़ बोली, इन सबको छोड़ दो, खुदा के लिए जाने दो, चाहे मेरे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देना। फिर वो किसी नन्ही बच्ची की तरह रोने लगी। तुम सचमुच पागल हो, हमीद मर्दन की तरफ हाथ उठाकर बोला। मैं इतनी सी बात के लिए तुम दो औरतों को दो मुख्तलिफ हालात में देखना चाहते थे, ये सब कुछ कर गुजरे हो। मुझे हैरत है। हम सब पागल हैं कैप्टन हमीद, मर्दंग मुस्कुरा कर बोला। तुम्हें हैरत ना होनी चाहिए। महज कुछ देर की वाहवाह के लिए लोग मौत के मुंह में छलांग लगा देते हैं। हर शख्स ज़ाती आसूदगी की तलाश में सरगर्दा है। वहाँ उसकी राह जहन्नुम ही से क्यों ना गुजरती हो, क्या समझे। मर्दंग खिड़की की सलाखें पकड़े उनकी तरफ रुख किए खड़ा था। दफतन हमीद ने देखा कि टीन के बड़े संदूक का ढक्कन उठ रहा है। फिर वह बिल्कुल जाविया कायमा की शक्ल इख्तियार कर गया। कर्नल फरीदी संदूक में खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह सब इतनी ही आहिस्तगी से हुआ कि मर्दंग को खबर तक ना हुई। वो फिर बोला, फरीदी अपने ऑफिसरों को मुतहैयर कर देने के खप्त में मुब्तला है। उस खप्त के लिए जान की बाजी लगा देता है। मिसाल के तौर पर इसी वक्त देख लो, अचानक फरीदी बोला। मर्दंग बौखला कर मुड़ा। हमीद ने तो उसके चेहरे पर सरासमगी के आसार देखे थे, लेकिन उसने मुड़ते मुड़ते रिवाल्वर भी निकाल लिया था। कमरे में फायर की आवाज़ गूंज कर रह गई। हमीद ने फरीदी को संदूक में गिरते देखा। फिर मर्दंग ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ संदूक के करीब पहुंचकर उसका ढक्कन गिरा दिया और अब खुद उसके ऊपर खड़ा कहकहे लगा रहा था। हमीद उसके हाथ में रिवाल्वर देखकर खिड़की के सामने से हट गया। चारों औरतें दब्बखुद खड़ी थीं। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक बार फिर उसने बंद दरवाजे पर जोर आजमाई शुरू कर दी, लेकिन नाकाम रहा। दफतन अंदर से किसी वजनी चीज के गिरने की आवाज़ आई, साथ ही किसी की कराह भी सुनाई दी। हमीद फिर खिड़की की तरफ झपटा। इस बार फिर फरीदी संदूक में खड़ा नजर आया और मर्दंग सामने वाली दीवार के करीब फर्श पर पड़ा फिर से उठने की कोशिश कर रहा था। फरीदी निहायत इत्मीनान से संदूक से निकलकर मर्दंग के करीब आया और उसकी गर्दन दबोच कर सीधा खड़ा करते हुए रिवाल्वर छीन लिया। फिर कबल इसे कि मर्दंग लिपट पड़ने की कोशिश करता, कमर पर ऐसी लात रसीद थी कि वो चलकर आधे धड़ से मुंह के बल जमीन पर जा पड़ा। दूसरी ठोकर उसे पूरी तरह संदूक में ले गई और ढक्कन बंद कर दिया गया, कुंडी भी चढ़ा दी गई। ये सब कुछ इतने इत्मीनान से हुआ जैसे हस्बे मामूल यूं ही होना था। मर्दंग अंदर से संदूक पीट पीट कर कुछ कह रहा था, लेकिन अल्फाज हमीद की समझ में ना आ सके। फरीदी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और वो सब अंदर घुस आए। आशा की नानी बिलबिला बिलबिला कर फरीदी की बलाएं ले रही थी। दफतन जीनी संदूक की तरफ झपटी, लेकिन फरीदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दीजिए, खुदा के लिए उसे छोड़ दीजिए, वो रोती ही बोली।
क्या तुम पागल हो गई हो? हमीद ने हैरत से कहा। क्या सचमुच उसकी आलाकार थी? नहीं, वो पागल है, उस पर रहम कीजिए, खुदा के लिए छोड़ दीजिए। फिर शिद्दत गिरिया से उसकी आवाज़ घुट गई। फरीदी यकबैक बेहद संजीदा नजर आने लगा। दूसरे दिन शाम को वो बरामदे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। पिछले दिन से अब तक सिर्फ उसी वक्त मिल बैठना नसीब हुआ था। अब उस संदूक में मेरा दम घुट जाएगा। खुदा कुछ तो कहिए, हमीद बोला। मेरा ख्याल है कि सचमुच उसका दिमाग उलट गया था, फरीदी ने कहा, वरना ताबड़तोड़ ऐसी हिमाकतें ना करता। मैं नहीं समझा। हमें निम्मी राजन वाली तस्वीर भेजकर ये समझ बैठा था कि हम दोनों ही वहां दौड़े चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम तो जरूर ही जाओ, लिहाजा मैंने तुम्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। हालांकि अच्छी तरह जानता था कि तुम अपनी गर्दन बचाने की फिक्र में इसी वक्त राजन के घर दौड़े जाओगे। इस तरह मुझे तुम्हारी निगरानी कराने का मौका मिल गया। मर्दंग ने बाहैसियत हजारी सेठ बदमाशों की एक बहुत बड़ी टोली तैयार कर रखी थी और उससे काम ले रहा था। राजन के घर से वापसी के वक्त तुम्हारी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां थीं, 2 उन बदमाशों की और तीसरी में रमेश और अमर सिंह थे। लेकिन उस वक्त उनसे गलती हो गई जब उन गाड़ियों में से एक में तुम्हें और बेहोश नजमी को डाला गया था। दोनों गाड़ियां मुख्तलिफ सिमतों में गईं। वो गलती से उस गाड़ी के पीछे लगे रहे जिसमें तुम दोनों नहीं थे। बहरहाल इस तरह उनके एक ठिकाने का पता तो मालूम हो ही गया। फरीदी ने खामोश होकर सिगार सुलगाया और फिर नजमी को मुताल्लिक बताने लगा। आखिर उसने उससे आपके पास क्यों भेजा था? हमीद ने पूछा। महज इसलिए कि मैं नजमी के मुतालिक शुबे में मुब्तला होकर उसका ताक़ुब शुरू करा दूं और वो मेरा ताक़ुब करता रहे, फिर कहीं मौका पाकर मुझे भी इसी तरह बेबस कर दे जैसे तुम्हें किया था। मैंने उसे मायूस नहीं किया, नजमी का ताक़ुब किया, लेकिन होशियार होकर। पिछली रात उसकी फिल्म सितारों की चीखों की शूटिंग भी देखी थी। रेलवे यार्ड में ट्रेन पर डाका पड़ने का मंजर फिल्माया जा रहा था। कई फिल्म स्टार चीखती हुई एक कंपार्टमेंट से बाहर आ गई थी और उन्होंने डायरेक्टर से शिकायत की थी कि कोई कंपार्टमेंट में सचमुच छुपा हुआ था जिसने उन पर दस्तदराजी की कोशिश की थी। गालबन ये इसलिए हुआ था कि मैं झपटता हुआ उस कंपार्टमेंट में जा घुसूंगा और मर्दंग मेरे सिलसिले में अपनी स्कीम को अमली जामा पहना सकेगा। लेकिन मैंने अपनी जगह से जुम्बिश भी ना की। अब कल का किस्सा सुनो। उस इमारत की निगरानी तो हो ही रही थी जहां से उस रात रमेश और अमर सिंह ने उन बदमाशों का ताक़ुब किया था। कल रमेश ने इत्तला दी कि हजारी सेठ उस इमारत में मौजूद है। मैं ऐसे मैकअप में था कि जो आसानी से ख़त्म भी किया जा सके। वहां जा पहुंचा, एक ट्रक खड़ा नजर आया जिस पर वही संदूक रखा जा रहा था और हजारी सेठ ड्राइवर के पास अगली नशिस्त पर विराजमान था। ट्रक चल पड़ा। मैं मोटरसाइकिल पर था, बआसानी ताक़ुब जारी रख सका। उस इमारत के सामने बेपनाह झाड़ झंकार है, उसी के दरमियान ट्रक रोककर वो अंदर चला गया था। मैं सोच रहा था कि कहीं संदूक आशा और जीनी की मुंतकली के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल वो एक तरह का जुआ ही था कि मैं संदूक में जा लेटा। थोड़ी देर बाद वो कुछ आदमी साथ लाया जो उस संदूक को उठाकर इमारत में ले गए। फरीदी खामोश होकर बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। हमीद ने पूछा, तो क्या आपने वो लाश जीनी की माँ को भी दिखाई थी? जरूरत ही नहीं समझी थी, उसके हाथ पैर जीनी के से भी नहीं थे। नजमी को किस खाने में फिट किया जाएगा? वो गवाह की हैसियत से पेश होगी। नादानस्तगी में उसकी अलाकार बढ़ी थी। और हाँ, मैं उस रंग तस्वीर का नेगेटिव भी हासिल करने में कामयाब हो गया जो तुम्हें रूसिया बना देती। उसके अलावा भी ब्लैक मेलिंग का बहुत सा मवाद हाथ लगा है जिसका ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन बड़े आदमियों से है। इस बार ये कमबख्त बैक वक्त 3 रोल अदा कर रहा था, राजन के ड्राइवर का, संसार पब्लिसिटी ब्यूरो का और सेठ हजारी का। वो कुछ और भी कहने वाला था कि हमीद अरे कहकर उछल पड़ा। फरीदी ने भी गर्दन घुमाई। जीनी फाटक से गुजरकर बरामदे की तरफ दौड़ी आ रही थी। पोर्च में रुककर हाँफती रही, फिर हाथ जोड़कर गिर आई। छोड़ दीजिए, खुदा के लिए उसे छोड़ दीजिए, वो सिर्फ प्यार का भूखा है। एक ऐसा बच्चा जिसे उसकी माँ मुंह ना लगाती हो। छोड़ दीजिए, रहम कीजिए। और फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। फरीदी और हमीद खामोश खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। तमाम शुभ।